1970 के दशक में बड़े हुए लोगों में कुछ अलग बात है, क्योंकि इस दशक ने सिर्फ एक पीढ़ी को ही आकार नहीं दिया, इसने एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक मजबूती पैदा की, जिसे विशेषज्ञ अब समझना शुरू कर रहे हैं। चलिए, उस बात से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह गलत समझते हैं। जब हम बचपन के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ज्यादा निगरानी का मतलब बेहतर नतीजे होते हैं। ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा गाइडेंस, ज्यादा सुरक्षा। लेकिन 1970 के दशक के बच्चों ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इसके बारे में सोचिए। आप 7 साल के हैं और आपकी मां नाश्ते के बाद आपको एक आसान से निर्देश के साथ बाहर भेज देती हैं। अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं, हर घंटे चेक इन नहीं, बड़ों द्वारा प्लान की गई कोई स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी नहीं। बस आप, आपके पड़ोस के दोस्त और अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी। आप पूरी दोपहर जंगल में किले बनाने में बिताते थे, सिर्फ लकड़ियों और कल्पना से मुश्किल खेल बनाते थे, बिना किसी बड़े के दखल के दोस्तों के साथ झगड़े सुलझाते थे। जब कोई घायल होता था तो आप खुद ही संभालना सीख जाते थे। जब आप एक खेल से बोर हो जाते थे तो दूसरा खेल बना लेते थे। जब झगड़े होते थे तो आप खुद ही सुलझा लेते थे, क्योंकि आपके लिए ऐसा करने वाला कोई और नहीं था। यह बिना दखल का तरीका छोड़ देना नहीं था, यह भरोसा था। और न्यूरोसाइंटिस्ट ने कुछ असाधारण खोजा है। इस तरह का बिना स्ट्रक्चर वाला खेल सचमुच दिमाग को क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिवायर करता है। यह जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहा जाता है, उसे बनाता है, यानी बाहरी गाइडेंस के बिना प्लान बनाने, ढलने और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता। अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी बाइक से पड़ोस में घूम रहे हैं और आप देखते हैं कि जॉनसन की कार अजीब समय पर ड्राइववे में खड़ी है। आपने माहौल को जल्दी पढ़ना सीख लिया था। आपको पता था कि किस पड़ोसी के आंगन से आप निकल सकते हैं और कौन चिल्लाएगा। आप बता सकते थे कि बड़े बच्चे आपको खेलने देंगे या नहीं, या कब आपको वहां से हट जाना चाहिए। यह पैरानोया नहीं था, यह सर्वाइवल इंटेलिजेंस थी। जब आप लगातार बड़ों की निगरानी के बिना दुनिया में घूमते हैं, तो आप स्थितियों के लिए छठी इंद्रिय विकसित करते हैं। आपने खुद ही जोखिम का आकलन करना, सुरक्षा के बारे में तुरंत फैसले लेना और बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से लोगों के इरादों को पढ़ना सीखा, जिसे रिसर्चर हाइपर विजिलेंट सोशल अवेयरनेस कहते हैं। वो सुनने में क्लिनिकल लगता है, लेकिन आप बस ध्यान दे रहे थे, और इसने आपको उन तरीकों से तेज बनाया जो आज के बच्चे, जिनके माता पिता हर सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं, उनमें नहीं है। मंगलवार दोपहर 3:30 का समय। स्कूल बस आपको घर छोड़ देती है और आप फूल के गमले के नीचे से चाबी निकालकर अपने घर की तरफ चलते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस आपके कदमों की हल्की आवाज और फ्रिज की हल्की गूंज। आप अपना बैग नीचे रखते हैं और कुछ खाते हैं। आप टीवी चालू करते हैं, अपना होमवर्क शुरू करते हैं, शायद लैंडलाइन पर किसी दोस्त को फोन करते हैं। ये रोज का रूटीन अकेलापन नहीं था, ये काबिलियत थी। हर दोपहर आप खुद को ये साबित करते थे कि आप अगले कुछ घंटे अकेले संभाल सकते हैं, कि आप काबिल हैं, कि आपको जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है जो आपके ऊपर नजर रखे। उन शांत दोपहरों में इन बच्चों के अंदर कुछ पक्का हो गया था। जब कुछ गलत होता था तो वे किसी और को दोष देने या उसे ठीक करने के लिए इधर उधर नहीं देखते थे। वे खुद से पूछते थे कि वे क्या अलग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये विश्वास कि आपके काम सीधे आपके नतीजों पर असर डालते हैं। लेकिन 1970 के दशक के बच्चों के लिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बस ऐसे ही होता था। आप गिरे, आप उठे, आपने कुछ तोड़ा, आपने उसे ठीक करने या समझाने का तरीका निकाला। इस तरह की आत्मनिर्भरता हमारी रगों में बसी होती है। लेकिन आइए उन पलों के बारे में बात करते हैं जब आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होता था, टीवी देखने का अपना तय समय देख लिया होता था
और फिर भी डिनर से पहले 3 घंटे बाकी होते थे। आप लिविंग रूम में घूमते थे जहां आपकी माँ कपड़े मोड़ रही होती थी और आप वो 2 शब्द कहते थे, मैं बोर हो रहा हूं। आपको पता है वो क्या कहती थी? जाओ कुछ करने के लिए ढूंढो। बस इतना ही। न फोन, न टैबलेट, न कोई तुरंत समाधान। बस आप और कुछ न करने की वो बेचैन, खुजली वाली भावना। तो आप बाहर घूमते थे और बादलों को घूरते थे। आप तीसरी बार अपना कार्ड कलेक्शन फिर से व्यवस्थित करते थे। आप अपने दोस्त को फोन करते थे और वो भी बोर हो रहा होता था। तो आप दोनों एक साथ बोर होते थे जब तक कि आप में से कोई कुछ सोच न ले। आपने सीखा कि बोरियत कोई इमरजेंसी नहीं थी। यह सिर्फ एक संकेत था, आपके दिमाग से एक छोटा सा इशारा कि वो कुछ नया बनाने के लिए तैयार है। आजकल के माता पिता बोरियत को एक बीमारी की तरह मानते हैं जिसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। लेकिन आप इसके साथ बैठे, आपने इसे पकने दिया और आखिरकार हमेशा कुछ न कुछ सामने आया। असुविधा के प्रति ये सहनशीलता बचपन की बोरियत से कहीं आगे तक जाती है। ये वे लोग हैं जो अपने फोन के बिना शांति से बैठ सकते हैं, जो बिना परेशान हुए लंबी लाइनों में इंतजार कर सकते हैं, जो अनिश्चितता को संभाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि हर पल को उत्तेजना या जवाबों से भरने की जरूरत नहीं है। यह कुछ दिलचस्प है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे नियमित रूप से कम उत्तेजना वाले दौर से आपने सीधे अनुभव से सीखा कि असल में क्या खतरनाक था और क्या सिर्फ डरावना दिखता था। आपने रिस्क के लिए एक अंदरूनी कैलिब्रेशन सिस्टम डेवलप किया। वो लंबा पेड़। आपने सीखा कि डालियां बहुत पतली होने से पहले आप कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। वो बाइक जंप। आपको पता था कि एक रोमांचक लैंडिंग और इमरजेंसी रूम जाने में क्या फर्क होता है। ये लापरवाही नहीं थी, ये अनुभव से मिली समझदारी थी। जहां दूसरी पीढ़ियां अनिश्चित स्थितियों का सामना करने पर घबरा जाती हैं, वहीं 1970 के दशक के बच्चे आकलन करना और ढलना सीखते हैं। वे समझते हैं कि कुछ रिस्क लेने लायक होते हैं क्योंकि उन्होंने सावधानी और हिम्मत दोनों के नतीजों को जिया था। इससे वो चीज बनी जिसे मनोवैज्ञानिक रिस्क की कैलिब्रेटेड समझ कहते हैं। लेकिन आपके लिए ये बस अपनी सीमाओं को जानना था क्योंकि आपने उन्हें पहले ही टेस्ट कर लिया था। फिर वे वीकेंड आए जब आपके सभी दोस्त बिजी होते थे। शनिवार की सुबह कोई प्लान नहीं, कोई दोस्त अवेलेबल नहीं, बस आप और पूरा वीकेंड आपके सामने फैला हुआ। और आपको पता है, ये ठीक था। आप अपने कमरे में कॉमिक बुक्स के साथ घंटों बिता सकते थे, अपने खिलौनों के साथ मुश्किल सीन बना सकते थे, ड्राइंग कर सकते थे, उसी किताब को तीसरी बार पढ़ सकते थे। आप अकेले बाइक राइड पर जाते थे, अकेले ही आस पड़ोस घूमते थे, पूरी दोपहर सिर्फ सोचने में बिताते थे। ये अकेलापन नहीं था, ये अपनी ही कंपनी में संतुष्टि थी। आपने जल्दी ही सीख लिया कि अपनी पहचान में सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको लगातार बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, कि अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इस पीढ़ी पर थोपी गई आजादी ने कुछ ऐसा बनाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। अकेलेपन की एक गहरी क्षमता जो अलौकिक लगती है। ये ऐसे लोग हैं जो पूरा वीकेंड अकेले बिता सकते हैं और थके हुए नहीं बल्कि तरोताजा होकर निकलते हैं, जिन्हें हर पल सोशल इंटरैक्शन या डिजिटल कनेक्शन से भरने की जरूरत नहीं होती, जिसे अब रिसर्चर्स मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी मानते हैं। खुद को शांत करने की क्षमता, अपने दिमाग में सहज महसूस करना, ये बस खुद को एंटरटेन करने का आपका तरीका था। और इसने ऐसे बड़े लोगों को बनाया जो समस्याओं को अलग तरह से देखते हैं, स्ट्रेस को अनोखे तरीके से हैंडल करते हैं और रिश्तों को एक खास तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ निभाते हैं जो अब बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस उन पलों में मिली जिनकी आपने सबसे कम उम्मीद की थी। स्कूल में कुछ हुआ, शायद किसी ने कुछ बुरा कहा, शायद आप किसी टेस्ट में फेल हो गए, शायद आपकी अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ाई हो गई।
आप अपने बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहे हैं और आपको अपनी छाती में वो गर्म, कसाव वाला एहसास हो रहा है। गुस्सा, शर्मिंदगी, निराशा। लेकिन बात यह है, आप तुरंत किसी को इसके बारे में टेक्स्ट नहीं कर सकते थे। वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर सकते थे। आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी माँ लैंडलाइन पर थीं और मोबाइल फोन आम नहीं थे। तो आप बस उसी के साथ बैठे रहे। आप अपने कमरे में गए, छत को घूरा, शायद कुछ बार तकिए पर मुक्के मारे। आपने उस एहसास को महसूस किया जब तक कि वो आखिरकार चला नहीं गया। ये इमोशनल रिप्रेशन नहीं था, ये कुछ और ही था। आपने सीखा कि भावनाएं अस्थायी मेहमान होती हैं, स्थायी निवासी नहीं। कि आप बिना किसी बड़ी बात के निराश महसूस कर सकते हैं। कि आप बिना किसी को तुरंत सुलझाने या किसी और से आश्वासन लेने की जरूरत के बिना संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों में सफलता के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। वो बस आप अपनी भावनाओं के साथ बैठे थे। जो लोग 1970 के दशक में बड़े हुए, उन्हें लगातार आश्वासन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनात्मक स्थितियों को मैनेज करने के लिए आंतरिक तंत्र विकसित किए हैं। उन्होंने सीखा कि भावनाएं बीत जाती हैं, कि आप बेचैनी से बच सकते हैं, कि हर भावना के लिए तुरंत कार्रवाई या बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए कि आपको अपना पसंदीदा शो देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। सच में इंतजार करना कैसा लगता था? मतलब सच में इंतजार करना। पूरे हफ्ते आप इसके बारे में सोचते थे। आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग इस तरह से करते थे कि आप टीवी के सामने हो, चाहे वो घर पर हो या किसी दोस्त के साथ अपना पसंदीदा शो देखने के लिए। और जब वो शो एक क्लाइमैक्स पर खत्म होता था, तो आप ये देखने के लिए 7 दिन इंतजार करते थे कि आगे क्या होगा। उम्मीद और इनाम की ये लय आपके माता पिता ने आपको नहीं सिखाई थी। ये बस असलियत थी, और इसने कुछ बहुत पावरफुल बनाया। अच्छी चीजों के लिए इंतजार करने की क्षमता। अपनी रगों में ये समझना कि इंतजार करने से इनाम ज्यादा मीठा लगता है, कि कुछ चीजें इंतजार के लायक होती हैं। आजकल के दिमाग तुरंत खुशी के लिए बने हैं। तुरंत जवाब, तुरंत स्ट्रीमिंग, अगले दिन डिलीवरी। लेकिन आपके दिमाग ने एक अलग पैटर्न सीखा। क्रिसमस की सुबह जादुई इसलिए लगती थी क्योंकि आपने उसके लिए 365 दिन इंतजार किया था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन शानदार था, क्योंकि आपने उसे 9 महीने स्कूल जाकर कमाया था। वो नया खिलौना खास था, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे बचाए थे। और रिसर्च करने वालों ने ये पता लगाया है, जो लोग भविष्य के इनाम के लिए तुरंत मिलने वाली खुशी को टाल सकते हैं, उनमें नशे की लत कम होती है, पढ़ाई में ज्यादा सफलता मिलती है और रिश्ते ज्यादा स्थिर होते हैं। 1970 के दशक की पीढ़ी को ये ट्रेनिंग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना एहसास हुए ही मिल गई थी। आप देर से मिलने वाली खुशी नहीं सीख रहे थे। आप बस एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जो धीरे चलती थी, और इसने आपके दिमाग को सब्र के लिए तैयार किया। लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं मिला, सब्र के साथ भी नहीं। याद है वो दिन जब आप अपनी बाइक से गिर गए थे? घुटनों से खून बह रहा था, हाथ छिल गए थे। आपके माता पिता ने देखा और कहा, आपकी बुक रिपोर्ट में सी ग्रेड आया। आप टीम में सिलेक्ट नहीं हुए। स्कूल के नाटक में आप अपनी लाइनें भूल गए। और हर बार आपको नाकामी का दर्द महसूस हुआ। लेकिन यह सब नहीं हुआ। कोई बड़ों की कमेटी नहीं आई जो ये पक्का करे कि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। चोट को कम करने के लिए कोई पार्टिसिपेशन ट्रॉफी नहीं मिली। आपके आत्मसम्मान को बचाने के लिए कोई ग्रेड इन्फ्लेशन नहीं हुआ। आप फेल हुए, बुरा लगा, और फिर आपने सोचा कि अगली बार क्या अलग करना है। यह क्रूरता नहीं थी, ये आपके दिमाग का लचीलापन बनाना था।
जबकि दूसरी पीढ़ियां प्रोफेशनल रिजेक्शन या रिलेशनशिप की समस्याओं के बाद खुद पर शक करने लगती हैं। 1970 के दशक के बच्चों के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, ठीक है, मैंने इससे क्या सीखा। वे नाकामी को पहचान के बजाय फीडबैक के तौर पर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि गिरना आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि उठना आपको परिभाषित करता है। और बचपन की दोस्ती की जटिल सामाजिक दुनिया में आपको इस लचीलेपन की जरूरत थी। गर्मियों की दोपहर में पार्क की कल्पना करें। कोई बड़ा आपकी दोस्ती में दखल नहीं दे रहा था। जब किसी ने कहा कि वे आपसे पार्क में मिलेंगे और वे नहीं आए, तो आपको ये पता लगाना था कि वे भूल गए थे, वे आपसे नाराज थे या कुछ और हो गया था। जब दो दोस्त लड़ रहे थे और आप बीच में फंस गए थे, तो आपको उस मुश्किल हालात से खुद ही निपटना था। जब किसी खेल के दौरान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो आपको ये पता लगाना था कि बिना किसी टीचर के दखल के इसे कैसे ठीक किया जाए। इसने आपको इंसानी व्यवहार का स्टूडेंट बनने पर मजबूर किया। आपने छोटे छोटे हाव भाव पढ़ना सीखा। किसी की आंखों के आसपास की हल्की सी कसावट, जिसका मतलब था कि वे परेशान हैं, भले ही उन्होंने कहा हो कि वे ठीक हैं। आप दूसरों के कुछ गलत होने से पहले ही कमरे में तनाव महसूस कर सकते थे। आप समझते थे कि लोग जो कहते हैं और उनका मतलब जो होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप जानते थे कि किस दोस्त के साथ मजाक कर सकते हैं और कौन बातों को दिल पर लेता है। आप ग्रुप डायनामिक समझते थे। कौन लीडर था, कौन शांति बनाने वाला था, कौन किसी भी बात पर हां कर देता था। आपने सीखा कि कब पीछे हटना है और कब बातों को जाने देना है, कब माफी मांगनी है और कब अपनी बात पर अड़े रहना है। लोग मानते हैं कि कम निगरानी वाले बचपन ने असामाजिक या भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले वयस्क बनाए। असल में इसका उल्टा है। इन बच्चों को अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत सामाजिक कौशल विकसित करने पड़े, क्योंकि वे बिना किसी वयस्क के दखल के जटिल साथियों के रिश्तों को संभाल रहे थे। उन्होंने टोन पढ़ना, छिपी हुई बातों को समझना सीखा और ये समझा कि ज्यादातर बातचीत असल शब्दों के ऊपरी लेवल से नीचे होती है। और अब दशकों बाद 1970 के दशक के इनमें से कई बच्चे अपनी रसोई में खड़े होकर अपने बच्चों को किसी चीज से जूझते हुए देख रहे हैं। हो सकता है ये होमवर्क की कोई समस्या हो सकता है ये दोस्ती का कोई मामला हो, और उन्हें बीच में कूदने, उसे ठीक करने, उसे सुलझाने की इच्छा होती है। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे अपने बच्चों को गलतियां करने की जगह देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि ज्यादा सुरक्षा देने से सुरक्षा के बजाय चिंता पैदा होती है। वे जानते हैं कि बच्चों को असली आत्मविश्वास विकसित करने के लिए संभालने लायक जोखिमों का अनुभव करना जरूरी है। वे अपने बच्चों को किसी चीज से जूझते हुए देख सकते हैं और तुरंत बीच में कूदकर उसे ठीक करने की इच्छा को रोक सकते हैं। जब उनका बच्चा फेल होता है, तो वे उनसे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगली बार तुम क्या अलग कर सकते हो? क्योंकि यही वो सवाल है जो उन्होंने खुद से पूछना सीखा है। वे आराम से ज्यादा काबिलियत को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि कुछ समय की परेशानी लंबे समय की ताकत देती है, कि संघर्ष से चरित्र बनता है, कि आजादी से सुरक्षा मिलती है। ये सिर्फ दार्शनिक विश्वास नहीं है जो उन्होंने किसी पेरेंटिंग किताब में पढ़े हैं। उनके न्यूरल पाथवे जिंदगी के अनुभवों से गहरे बने हैं। ये लोग अपने अंदर कुछ ऐसा रखते हैं जो हमारी हाइपर कनेक्टेड, ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया में तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। एक शांत आत्मविश्वास जो इस बात से आता है कि वे जिंदगी में आने वाली किसी भी चीज को संभाल सकते हैं। उनके दिमाग को सचमुच आजादी से रीवायर किया गया था, बोरियत से मजबूत किया गया था और जोखिम से कैलिब्रेट किया गया था।
वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि शायद, बस शायद, हमने मजबूत इंसान बनाने के पूरे काम को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है। कि कभी-कभी आप किसी को सबसे अच्छा तोहफा ये नहीं दे सकते कि उसे संघर्ष से बचाया जाए, बल्कि उसे आजादी से उससे निपटने के औजार दिए जाएं।